आशा, नए जज्बे, नए इरादे, नए जुनून के साथ आप ही की हमसफर खास शीबा थोड़ी इमोशनल, थोड़ी म्यूजिकल, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के फेवरेट पसंदीदा चहेते प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो आज आप सोच रहे होंगे, हाँ जी हाँ, सैटरडे है, फिर आ गई शनिचर और फिर किसी न किसी शख्सियत से आज मुलाकात करवाएंगी शीबा। बिल्कुल, देखिए वो ऐसी शख्सियत है जो मुंबई तो आए थे, बॉलीवुड में किस्मत आजमाने तो जरूर आए थे, लेकिन डायरेक्टर बनने के गर्ज से आए थे। लेकिन असिस्ट करते करते बड़े बड़े दिग्गज फिल्म मेकर्स को, जिनमें अब्बास टायरवाला को उन्होंने असिस्ट किया फिल्म जाने तू या जाने ना में, अलावा इसके उन्होंने आनंद एल राय जी को असिस्ट किया तन्नू वेड्स मन्नू में। उसके बाद इनके चहेतों ने इनसे कहा लिखना चाहेंगे, तो उन्होंने मंजूरी जताई, हाँ भाई लिखूंगा, कोशिश तो करूंगा। लेकिन वो कोशिश इस तरह से कारगर साबित हो गई और वो बन गए चहीते लिरिसिस्ट, सॉन्ग राइटर हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा के। और ऐसे ऐसे गाने इन्होंने लिख डाले थे, कयामत आ गई। सीधा सीधा इनका कलम जो है जब कागज पर उतरता है ना, तो ऐसे ऐसे जादुई शब्द निकल आते हैं, मन कहता है इन्हीं शब्दों में बहका जाए, महका जाए। और फिर जब उन शब्दों को संगीत में पिरोया जाता है तो बात ही कुछ और बन जाती है। कितने दफे दिल ने कहा। शायद आपको पता होगा मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, सभी इन्हें जानते हैं राजशेखर के नाम से। मशहूर मारूफ लिरिसिस्ट बॉलीवुड के राजशेखर आज हमारे साथ दिल से में महवे गुफ्तगू रहेंगे। राजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदाब। आदाब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया इस इतने अच्छे परिचय के लिए मेरा। और मैं बहुत अच्छा हूँ। वैसे आप रिस्क उठाने का हमेशा काम करते हैं, आपने इंडस्ट्री में हमेशा रिस्क उठाया, बनने आए थे डायरेक्टर और बन गए लिरिक्स राइटर। क्या आपकी दिली ख्वाहिश थी राइटर बनने की या फिर डायरेक्टर ही आपको बनना था? मैं बचपन से गणित और साइंस की किताबों से दूर लिटरेचर की तरफ ज्यादा भागता था। और कई बार मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता था और मैं दिन भर कहानियां, और बाद में 9वीं 10वीं तक में तो मैं उपन्यास पे आ गया था। ओह वाह! मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। माँ मेरी बहुत एक बार मुझे याद है कि माँ ने बहुत इमोशनल होकर कहा कि बेटा ये नॉवेल वगैरह सब ठीक है पर पहले पढ़ तो लो। तो ये एक बात थी। पर फिर मैं जब अपने गांव से पटना आया और पटना में मुझे इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए भेजा गया, तो मैंने वो सारे पैसे जो मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए मिले थे, मैंने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिए ही नहीं। उन सब पैसों की मैंने किताबें खरीद ली। वहाँ इंजीनियरिंग तो नहीं हुआ। और मैंने घर में एकदम बवाल मचा दिया ये कह के कि मैं आगे लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ। और खैर अब मैं बहुत अपने उस डिसीजन का, उस बगावती तेवर का बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि उस वक्त ये सही डिसीजन लिया। नहीं तो मुझे इतना पता है कि मैं बहुत ही खराब इंजीनियर बनता। लवली। लिटरेचर में मैं कैसा हूँ वो मुझे पता नहीं, पर ये गारंटी है कि इससे बहुत खराब इंजीनियर बनता। देखिए, इंसान अगर बगावत पर उतर आता है, कहीं न कहीं उसका डिसीजन सही होता है। और बागी यूं ही कोई नहीं बनता, कहीं ना कहीं उसका मन भी ये कह रहा होता है कि भाई आपकी मंजिल कुछ और है, ये कर कर आप देश का कुछ नहीं कर सकते, ना लोगों का भला कर सकते हैं, आप खराब इंजीनियर बनते। वाकई में आपने कहा, क्योंकि एक राइटर अगर इंजीनियर बनेगा तो क्या करेगा। दरअसल पुलों में इंटरेस्ट ही नहीं था, ब्रिजेज में। मैं नदियों वाला आदमी था। मुझे पुलों से ज्यादा कहीं नदियों में इंटरेस्ट था। कुदरत के साथ आप ज्यादा जुड़े थे जी। और इस वक्त आपका वो जो मंजर है वो देखकर भी मुझे शेर याद आ रहा है। कुदरत का आईन है तब्दीले मौसम, कभी सावन की रुत, कभी फागुन का महीना। तो आप हर रंग में रंगते आए हैं, इसी वजह से आप बिल्कुल खिलते गए इंडस्ट्री में। देखिए, रंग में रंगते आए से मुझे याद आ गया तन्नू वेड्स मन्नू का आपका गाना, ओ रंगरेज मेरे, ओ रंगरेज मेरे। वाह, किन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। आपका मुताला था, आप लिटरेचर के साथ जुड़े थे। दैट इज वाई, वही एक रीजन है बड़ा कि आज के दौर में भी आपकी शायरी जो है वो कयामत ढाती है। जब कोई भी आप गाना लिखते हैं तो उसमें वो शायरी, वो शब्द, उर्दू हिंदी दोनों का मिलाप, दोनों का संगम जो हमारे
दिग्गज राइटर्स करते आए हैं, तभी उनके गाने बड़े कल्ट तस्वर किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुताला बहुत कारगर साबित होता है अगर आपको लिखना है, अगर कोई गाना आपको बुनना है? मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही। कई बार बेहतर इंसान बनने की जो आपकी खोज है, उसमें आपको किताबें बहुत मदद करती हैं। करेक्ट करेक्ट जहाँ तक रंगरेज की बात है, वो मेरा पहला लिखा हुआ गाना था। करेक्ट। मैं यही कह सकता हूँ कि क्योंकि तब आप आनंद राय को असिस्ट कर रहे थे उसी फिल्म में। उस फिल्म से पहले मैं आनंद जी को असिस्ट कर रहा था। हाँ और उस फिल्म में भी मैंने कास्टिंग में काम किया था, एक तरह से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था। हाँ। और उस फिल्म में हम जब लिस्ट बना रहे थे कि कौन से लिरिसिस्ट हो सकते हैं, तो उसमें मैं तमाम उस वक्त के जो अच्छे लिरिसिस्ट लग रहे थे मुझे, उन सब का नाम मैं लिखता था। मेरे जहन में बिल्कुल ये ख्याल भी नहीं था कि मैं कहीं भी एक लिरिसिस्ट की तरह इस पे काम करूं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कविताएं लिखते हो और क्या तुम ट्राई करना चाहोगे, तो हमें उन्होंने कहा कि हम डमी लिरिसिस्ट की तरह चाहते हैं कि तुम करो इसमें, और अगर कोई गाना हमें अच्छा लगा तो फिल्म में 5 गाने हैं, उसमें से एक गाना जो है हम तुम्हें दे देंगे। अगर हमने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं। और मैं उससे पहले बहुत खराब असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं इतनी गालियां सुनता था, पर जिंदगी के कुछ और प्लान थे। आनंद राय जी ने कहा मुझे कि तुम अगर लिखना चाहते तो लिखो। मैंने कहा कि मेरा सच मानिए, मेरा सिर्फ ये मतलब था कि मुझे ना, अगर गालियां पड़ी भी एज लिरिसिस्ट तो बंद कमरे में पड़ेगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि आज असिस्टेंट डायरेक्टर पूरे क्रू के साथ गालियां पड़ेगी, तो आप सोचते हो कि इतना अहमक और नालायक हूं मैं, सबके सामने गालियां पड़ रही, तो किस लिए मैं आया था डायरेक्टर बनने यहाँ पे। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जितनी गालियां एक असिस्टेंट डायरेक्टर पड़ती है, वही गालियां उसको अच्छा डायरेक्टर बनाने में सक्षम साबित होती है। बिल्कुल, तो गालियां सहनी पड़ती है। हाँ, ये अलग है कि आपका दिल कमजोर है, आप वो लेना नहीं चाहते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको ये लगता है कि अब मैं जब कॉलेज में था तो मुझे बहुत प्यार मिलता था। ये क्या हो गया अचानक? मैं कुछ किसी के लिए, कोई दोस्त आता था कि यार 2 पंक्ति लिख दो मेरे लिए, 2 लाइनें लिख दो, मुझे किसी को देना है। खास तौर पे जो दिली मामले हैं उसमें कि यार हमें, मैं इस पे किस्सा सुनाता हूँ। वो रोमांटिक वाली बात, किसी को लेटर देना है, किसी के लिए कुछ लिखना है ताकि उसको लगे मैंने लिखा है। जी, तो मेरे पास, और ये एकदम असल का किस्सा है ये। सुनाइए। मुझे याद है मार्च का महीना था और अब कुछ ही महीनों में एग्जाम्स आने वाले थे। तो उस वक्त पे अब ये था कि अब तो एग्जाम के बाद तो कॉलेज में छुट्टियां हो जाएंगी 2.5-3 महीने की। उस समय में अचानक लोगों के सिर पे मोहब्बत कुछ ज्यादा ही थी। हाँ, तो मैं लाइब्रेरी की लॉन में बैठा हुआ, ऐसे बाहर लॉन में मैं कुछ पढ़ रहा था, लिख रहा था, और एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ लिख के दे दो। तो और साथ में ना वो कुछ समोसा लेके आए। रिश्वत। तो हमने कहा कि अच्छा, हमने तो पहले समोसा दिया, पहले खाया, हम खाने लगे। फिर कहता भाई हम कुछ लिख दोगे क्या? मैंने कहा तुम समोसा इसलिए लेके आए थे क्या? तो बोला हाँ यार, हम सोचे थे कि मतलब तुम्हारा मूड ठीक रहेगा तो तुम लिखोगे कुछ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा कुछ देर दो, 10-15 मिनट कुछ लिखते हैं। तो मैंने कुछ उसको 2-4 लाइनें कुछ लिख के दी। वो चला गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। अगले दिन एक और दोस्त आया, उसने भी कहा कि यार कुछ लिख के दो हमें ऐसे। वो दोस्त तो मेरा हॉस्टल में भी मेरे साथ वाले कमरे में रहता था। तो मैंने कहा ये तो पड़ोसी का मामला, इसको तो देना ही पड़ेगा। तो मुझे दिमाग में ना वही लाइनें थी, मैंने वही लिख दी इसको। सेम लाइनें जो पहले वाले को लिख के दी थी। जो पहले वाले को लिख के, कॉपी पेस्ट हो गया ये तो। और अगले दिन हमने देखा कि दोनों साथ में आ रहे हैं मेरी तरफ बहुत गुस्से से। दरअसल उन्होंने वो दोनों सेम लड़की को दिया। दोनों लोगों ने एक ही लड़की को दिया, ये कह के कि खुद लिख के लाए। और वो लड़की भी परेशान कि यार इतना मतलब सिमिलर कैसे हो सकते हैं। हाँ, हम ख्याल होते हैं लोग, पर इतना ज्यादा है कि एक कॉमा तक सेम है। तो
फिर बाद में दोनों लड़ने लगे कि वो उसने पहले वाले ने तो कहा कि यार मेरा समोसे का पैसा तुम लौटाओ, तुमको हम समोसा खिलाए थे, तुमने बहुत ये गलत कर दिया। हमें क्या पता कि दोनों एक ही लड़की को देने जा रहे हैं। आपकी पोइट्री ने जहाँ दो दिलों को मिलाया है कॉलेज में, वही ब्रेकअप भी करवाया है। कौन सा रंग। अंग्रेज जब हिट हो गया उसके बाद आपने क्या खुद ही सोचा ठीक है अब मुझे बाय बाय करना चाहिए निर्देशन को, अब मुझे डायरेक्ट नहीं बनना है, अब तो मेरे को मिल गया ट्रैक, अब इसी में मुझे जाना है? क्या ये आपका खुद का कहना था या फिर किसी ने कहा नहीं अब आपका गाना हिट हो गया भाई इसी में जाओ? तो ये मुझे बताइए। अंग्रेज के बाद फिर एक और गाना मन्नू भैया का करिए, फिर कितने दफे दिल ने कहा, इस तरह करके वो पूरी एल्बम जो है वो हमको मिला वो लिखने के लिए। और उसके बाद ऐसा था कि आपके जैसे दोस्तों ने, मीडिया के कई साथियों ने, सारे क्रिटिक्स ने मुझे ना बहुत लोगों से बहुत मोहब्बत मिली, और इस तरीके से मुझे लगा कि शायद यही मैं ढूंढ रहा था। इस तरीके से मैं वापस जो है अपना लिरिक्स राइटिंग की तरफ चला गया। वो जो था ख्वाब सा। राजी, हमारी गुफ्तगू बिल्कुल जारी रहेगी। आपके दिल के अरमान जो है वो और हम जानेंगे, और किस तरह से आपने किन गानों को कागज पर उतारा है बड़े आराम से, या काफी वक्त या समय लगा है, हम ये सब आपसे जानेंगे। बट इस वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव। A warm welcome to you all after the short break। चल रहा है आपका चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज हम खुलासा कर रहे हैं उन बातों का जो राजशेखर अपनी जुबानी बयां कर रहे हैं। वो अपनी बात, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। वो ये सुना रहे हैं किस तरह से डायरेक्टर बनने की गर्ज से वो मुंबई आए थे, लेकिन बन गए गीतकार। अब गीतकारी में इतना मज़ा उन्हें आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें वाकई में जिस मंजिल की सालों से खोज थी वो पूरी हो गई है, वो मंजिल उन्हें मिल गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने कई सारी फिल्मों को ना भी कहा होगा, मतलब रिस्क लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहते हो। नहीं तो आजकल के दौर में ऐसा क्या हो रहा है, शायरों के साथ या राइटर्स के साथ उनको काम चलाना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। बट आपने मेरे हिसाब से कभी कंप्रोमाइज़ इस तरह का नहीं किया है। नहीं आया पसंद भाई, नहीं लिखूंगा भाई, इसमें कहाँ से शायरी में डालूंगा। क्या किया है कभी मना? जी, कई बार मना करना पड़ा, बहुत भारी मन से, क्योंकि कोई जब आपको अप्रोच करता है तो डेफिनेटली वो आपके काम से मुतासिर लोग होते हैं, वही आपको अप्रोच करते हैं। एक किसी फिल्म में एक लैटिन गाना है, वो तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो कई बार लोग कर देते हैं इस तरीके से भी। या कुछ ऐसे गाने हैं जो कि मुझे लगता है कि यार मेरा करना ठीक नहीं रहेगा। मैं एक्सपेरिमेंट से डरता नहीं हूँ, पर एक ईमानदारी से अगर बात करें तो कई आपका दिल जानता है कि ये काम आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, कोई और बेहतर कर पाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिल्म में है जहाँ पे कि मैंने कहा है कि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और आप मेरे से ज्यादा आपके लिए ठीक नहीं है कि आप ये काम। करेक्ट, वेरी नाइस। मतलब आप बेबाक है, बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। भाई मैं आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस गाने के साथ जस्टिस कर पाऊंगा। हो सकता है गाना अच्छे से ढंग से सामने ना आए, उसके बाद मुझे कोसना पड़े अपने आप को। भाई मैं एक राइटर हूँ तो मेरा मय्यार एक है, मेरी शायरी का एक मय्यार है, तो आप और मेरा मय्यार यहाँ नहीं मिल रहा है। करेक्ट, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। मैं एक बात कहूंगा कि मेरे पास बहुत बड़ी फिल्में कभी आई नहीं, अभी तक नहीं आती। बड़ी ये फिल्में जो की है आपने, ये बड़ी ही तो है। ये कौन सी बड़ी फिल्म है आपको और चाहिए? ये शायद कौन सा है जिसको और भी बड़ी फिल्में चाहिए? मुझे लगता है आज तक जितनी भी फिल्में आपने की बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ ही की। और बताइए, आपके गानों को अरिजीत सिंह ने आवाज बख्शी है, सोनू निगम ने आवाज बख्शी है, सुनिधि चौहान ने आवाज बख्शी है, अंकित तिवारी ने आवाज बख्शी है, आतिफ असलम ने आवाज बख्शी है। इतना अपने आप को कम नाचीज समझना, मुझे नहीं लगता इतना भी नाचीज समझना चाहिए इंसान को। नहीं, मैं अपनी बात कह लेता हूँ। देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन गायकों का नाम लिया और जिन डायरेक्टर्स का आपने नाम लिया, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे कोई शिकायत नहीं है इस चीज से। पर आप देखें, तनुवर्स मनु जब बन रही थी, तनुवर्स मनु बनने के बाद तनुवर्स मनु बड़ी हो गई। हाँ, वो कभी ऐसा नहीं था कि आनंद जी उससे पहले बहुत बड़े डायरेक्टर थे, और कंगना जी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, और माधवन थे बड़े। बट हम सब लोग नए थे, हम लोग सब कुछ सीख रहे थे, कुछ कोशिश कर रहे थे कुछ नया करने के लिए।
और ये लोगों की मोहब्बत है जो कि इन फिल्मों को इन्होंने इन फिल्मों को इन्होंने बड़ा बना दिया है इतना। पर कोई भी फिल्म आप ये जिस तरीके से एक फिल्म होती है जिसमें कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड नाम होते हैं, जो स्टैब्लिश्ड नाम आपके साथ पहले से जुड़े होते हैं, मुझे लगता है कि मेरा वो वाला चैप्टर अभी बाकी है। ओके, वो चैप्टर अभी बाकी है, मतलब ठीक बंदे है। में बड़ा दम है, बंदा कुछ और भी करना चाहता है, लंबी लंबी दौड़ लगाना चाहता है। वेरी नाइस। देखिए, आप इतना अच्छा एटीट्यूड रखेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, और आपके गाने तो बहुत बहुत खूबसूरत हैं। बह चला कभी क्या ऐसा हुआ है इत्तेफाकन कि आपको ये कहा गया है कि भाई कैरेक्टर ये है हमारा, हम आपको शब्द देते हैं, उन शब्दों का आप चयन करो, अपने इस गीत में आप डालो? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? क्योंकि कभी कभी आपको कैरेक्टर समझा गया होगा, आपने उस हिसाब से गौर खौज किया होगा, आपने शब्द डाले होंगे उसमें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है टीम में कोई बंदा कहता है कि मुझे लगता है ये शब्दों का इंतखाब आप करें, इसमें डालें, तो हैव यू डन दैट कभी? मुझे ख्याल नहीं आ रहा है कभी ऐसा हुआ है। तो मतलब हाँ, मतलब या तो आपके हाँ, या तो आपके पास कई सारे गीत लिखे हुए थे, वो गीत आपने दे दिए कि मेरे पास इतने लिखे हुए गीत हैं, या फिर हमेशा आपने धुनों के ऊपर लिखा है, आपके पास धुन आई? बिल्कुल ओके, बिल्कुल 100%। ये तो बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसा गीत नहीं था जो कि पहले से लिखा हुआ था और मैंने कहा कि आप इसको यूज कर लें। हाँ, कभी नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा बाज दफा ये कई हुआ है कि मैंने किसी और फिल्म के लिए कोई गीत लिखा और उसी फिल्म के प्रोड्यूसर के पास वो गीत रहा जो कि उस फिल्म में वो यूज नहीं कर पाए, और उन्होंने कहा कि हम इसको एक दूसरी फिल्म में यूज करना चाहते हैं, और हमने कहा ठीक है, मतलब मतलब आपने हमें पैसे दिए हैं इसके, हाँ, ये आपकी चीज है अब। okay. हाँ, पर अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ गाने हैं आपके पास जिनका आप नाम लेना चाहेंगे? ये अपना जबरिया जोड़ी हाँ। में एक गाना है, कोई इश्क दिलासा दे के, हाँ, एक correct. इल्म जरा सा दे दे, वो जो मेरा था मुझे ही मिलता क्यों नहीं, हाँ, कभी कभी तुमसे बगावत कर लूं, कभी छुप के इबादत कर लूं, कुछ भी कर लूं तू सुनता क्यों नहीं, मेरा महरम मारे ताने, तेरा इश्क रहम न जाने, वाह, कैसी सच्ची प्रीत लगा के भी तू कल्ला रह गया। क्या बात। इसका एक आगे का पार्ट है जो कि उस तरीके से लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं, कि आलिम फाजिल यार सयाने आए थे हमको समझाने, हमने कहा तुम्हें खाक पता है, जिनको लगी है वो ही जाने। आहा, तो क्या बात। शुक्रिया। हाँ, तो मतलब ये किस फिल्म के लिए था पहले? ये पहले किसी और फिल्म के लिए था, और उस फिल्म के भी सिचुएशन पे हमने ये गाना लिखा था, पर बाद में एडिटिंग के वक्त उनको लगा कि ये गाना जो है वो जिस तरह से किरदार अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये गाना शायद उसमें नहीं जाए, तो वो गाना उन्होंने हमें कहा कि आप ले लीजिए वापस। तो हमारे पास वो था। हम जब जबरिया जोड़ी के प्रोड्यूसर हमारे पास आए थे और डायरेक्टर, तो इसी तरह हम ना कुछ सुना रहे थे उनको कि किस तरह के गाने उनको समझ में आते हैं, और ये गाना जो है वो गलती से चल गया। उनका एक सेकंड ये क्या वजह था? हमने कहा ये है किसी और फिल्म के लिए था, ऐसे वो, तो उनको पसंद आया। मैं और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो थे, हम लोग साथ में, विशाल, तो उन्होंने कहा नहीं ये सुनाइए हमें। तो उन्होंने कहा, हमने फिर प्ले किया और उन्होंने कहा ये गाना हमें चाहिए। हमने कहा भाई साहब की फिल्म जो है बिहार में सेट है, ये गाना है पंजाबी टोन का, तो उन्होंने कहा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यूज करेंगे, हम अपनी कहानी में तब्दीली करेंगे थोड़ी बहुत, और हमको ये गाना इतना अच्छा लगा कि हमें दे दीजिए। मेरा महरम मारे ताने, तेरा इश्क रहम ना जाने। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये है कि कुछ गाने जो है ना वो कम वक्त में बनते हैं, और कुछ गाने जो है वो बहुत टाइम लगाते हैं, समझ में नहीं आता कैसे करें, धुन भी आपको मिली, आप समझ नहीं आता कहाँ वर्ड कैसे फिट करें, लेकिन वो कौन सा गाना है जो आपने बहुत कम वक्त में लिखा है, जैसे दिन में ही कुछ घंटों में आपने मुकम्मल कर दिया, और कुछ गाने ऐसे हैं जिनको बड़ा वक्त लगा? मैं चाहूंगी आप नाम जरूर लें। सबसे कम वक्त में जो गाना लिखा था उसकी रॉयल्टी मुझे सबसे ज्यादा आती है। हाँ? उसकी रॉयल्टी सबसे ज्यादा आती है, और वो गाना था घनी बावरी। हाँ।
तनु वर्सेस मनु रिटर्न का गाना है, हाँ। मैं घड़ी बावरी हो गई, हरियाणवी डायलेक्ट है। ट्यून का है वो गाना। और वो मुझे लगता है 3 घंटे में कुछ लिखा था। और इतना पॉपुलर हो गया, आज भी बजता है वो गाना। जी, शादियों में तो बहुत मैंने सुना, वो गाना खूब बजाते हैं लोग। हाँ। और सबसे ज्यादा वक्त में क्या लिखा था, मुझे लगता है हिचकी का एक गाना है वो, मैडम जी। मैडम जी, हाँ, करेक्ट। मुझे लगता है मैडम जी गो इजी। और एक गाना है तनु वर्सेस मनु रिटर्न्स का ही एक गाना है, उसका नाम है ओ साथी मेरे। हाँ, करेक्ट। तो वो ये 2 गाने बहुत वक्त लग गया था इस दोनों गाने में। आपको मेरी तरफ से बहुत रिगार्ड्स और बहुत बेस्ट विशेस आपकी आने वाली फिल्मों के लिए। इसी तरह से अपना मय्यार शायरी का ऊंचा रखिए, क्योंकि हमें बहुत अशद ज़रूरत है आज के दौर में फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे शायरों की, जो कमाल का लिखते हैं, जो जब भी बात करते हैं सीधा दिल पे असर डालते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राज जी। बहुत शुक्रिया, मजा आया बात करके। मुझे भी बड़ा मजा आया। लेकिन एक शेर रह गया जो आपको जरूर कहना है। आप आज मेरे बदले आप कह दें। बस हो गया। अगर किसी को ये शक हो बहुत उदास हो तुम, अगर किसी को ये शक हो बहुत उदास हो तुम, उदासियों में तबस्सुम मिला लिया करना। वाह क्या बात, वाह। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। नमस्ते, टेक केयर, बाय। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल से लाइव बेहद पसंद आ गया होगा। मशहूर और मारूफ लेखक नगमे निगार, जो आज के दौर के नगमे निगार है, गीतकार है, जो अपनी शायरी में बहुत कमाल का असर रखते हैं, राजशेखर जी से एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे अपने नेक्स्ट दिल से लाइव सैटरडे स्पेशल में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, रब रखा।